बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मंडी बाउद्दीन में एक अवामी जलसे से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खिताब किया। उन्होंने कहा जी कि एक तो ये कि शरीफ ख़ानदान के जितने भी प्लान्स हों उन सब के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सो उन्होंने भी कंफर्म किया कि कहीं ना कहीं वो प्लान है ऐसा जिससे हुकूमत को ख़तरा हो सकता है। लेकिन जो बड़ा एतराफ़ उन्होंने किया वो ये किया कि महंगाई है और वो सोच रहे हैं और सोचते रहते हैं कि अवाम के लिए क्या करें। यह एतराफ़ क्या अवाम के ज़ख्मों पर मरहम रख सकता है? साथ साथ कहीं ये डर भी तो नहीं पैदा हो रहा कि हुकूमत को अभी तक पता नहीं है कि उसने अवाम के लिए करना क्या है, क्योंकि अभी तक वो सोच रहे हैं। और उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती का भी एतराफ़ किया। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ को भेजना बहुत बड़ी गलती थी। तो क्या वाकई उन्होंने भेजा? ये एक और एतराफ़ है जो आज के जलसे में था। लेकिन हुकूमत कितनी पुरएतमाद है? अपोजिशन जो अदम एतमाद के लिए बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के एतमाद के पीछे क्या वजूहात हैं? आजकल हर जगह पे यही सवाल है कि इस्टाब्लिशमेंट मुक़्तदरा की जो सपोर्ट हुकूमत के साथ थी, क्या वो सपोर्ट ख़त्म हो गई है? क्या बैड परफॉर्मेंस हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा उसको मैनेज करना? महंगाई को अगर नहीं रोकेंगे तो क्या बनेगा? और ऐसे हालात में अगर अदम एतमाद आती है तो इत्तेहादी क्या करेंगे? और वाकई क्या वो अपोजिशन के साथ चले जाएंगे? क्योंकि चौधरी बरादरान के साथ मुलाकात में अदम एतमाद का ऑप्शन उनके सामने रखा गया है। तो पीटीआई वाले कह रहे हैं जी अपोजिशन घबरा रही है, अपोजिशन वाले कह रहे हैं पीटीआई में घबराहट है। ये अपने पैनल के सामने रखेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस वक्त कौन ज़्यादा पुरएतमाद है और हुकूमत के लिए बड़ा ख़तरा क्या है। लेकिन उससे पहले एक जो अहम नुक्ता है वो एक ऐसा सान्या जो आज भी हमारे जहनों में ताज़ा है, जिसकी आज 15वीं बरसी है। समझौता एक्सप्रेस मासूम जानों को जिस तरीके से दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया भारत के अंदर, अभी तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। 44 पाकिस्तानी थे जी, 68 जो टोटल नंबर था जो लोग अपनी जान से गए समझौता एक्सप्रेस के साने में। तो आज पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भारतीय सफारतकार को बुला के एहतजाज किया है और ये मुतालबा किया है कि भारत जो है वो उन लवाकिन को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाए। जिस तरीके से भारत में इस वक्त दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाली हुकूमत है, उनसे ये उम्मीद तो नहीं की जानी चाहिए। लेकिन दुनिया को एक बार ये याद कराना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इस वक्त मोदी सरकार है, जिस तरीके से भारत कश्मीर में और ख़ुद भारत के अंदर दहशतगर्दों की और दहशतगर्दी की सरपरस्ती करते हैं, अगर उसका रास्ता ना रोका गया तो ये ख़ित्ता डिस्टेबलाइज हो सकता है और भारत इस खित्ते के लिए ख़तरा बना रहेगा। आते जी अपने आज के मौजू की तरफ और अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, पीटीआई के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा सेनेटर राना मकबूल साहब मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद होंगे इमरान याकूब साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, पहले आपकी तरफ ही आऊँ तो एतराफ़ ही इसको कहा जाए कि खान साहब ने मान लिया कि हाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। उन्होंने ये भी कहा मैं सोचता रहता हूँ मैं ऐसा क्या करूँ। लेकिन अवाम जो इंतज़ार कर रही थी, शुरू में जो फ़ैसले लिए गए, जो टैक्सेस लगाए गए, जो चीज़ें उस वक्त ऊपर नीचे हो रही थी, तो खान साहब कह रहे थे कि ये सख्त फ़ैसलों का वक्त है, ये गुजर जाएगा और उसके बाद अवाम को सम्राट मिलेंगे। लेकिन वो सम्राट वाली फेज़ आ नहीं रही। 3.5 साल से ज़ायद का अरसा हो गया। तजीला, मैं नहीं समझता कि आप किस तरीके से इस पे पहुंचे हैं। सेहत का कार्ड 10 लाख रुपए, ये समारात में है कि नहीं? मकान नया पाकिस्तान हाउसिंग करीब को अब 6 लाख की सब्सिडी मकान के ऊपर, समारात में है कि नहीं? कामयाब जवान फार्मर्स को लोन, जिसका आज जिक्र तकरीर में भी किया, इंटरेस्ट फ्री, स्कॉलरशिप्स, एहसास के मुख्तलिफ प्रोग्राम, ये सब वो समारात है जिसका वादा हमने अपनी मैनिफेस्टो में किया। हमने क्लाइमेट के बारे में जो वादे किए, डैम्स के बारे में जो वादे किए। लेकिन डबल डिजिट महंगाई होगी तो ये प्रोग्राम्स कैसे हेल्प करेंगे? नहीं, देखिए, पहली चीज आप समारात की बात कर रही थी, महंगाई की बात अलहदा से कर रहे थे। समारात और चाहती है तो मैं गिनाता चला जाता हूँ, और अगर आप समझती है यही काफी है तो मैं आपके जवाब पे आ जाऊँ। चलिए, महंगाई का इतराफ है, लेकिन महंगाई के इतराफ के अंदर आपको ये देखना चाहिए तो उसका इतराफ करते हुए कोई भूखा ना सोएगा भी है कि हम अभी भी पाकिस्तान के अंदर तकलीफ में हैं लोग। लेकिन आपको ये भी देखना है कि कितने लोगों की आमदनी बढ़ी है।
सताए गुर्बत में जो लोग बढ़े हैं वो 2 से 3% बढ़े हैं दादोशुमारी से। जबकि ये दुनिया भर में जो महंगाई आई है, जो कि महंगाई लोकल नहीं है, महंगाई की वजूहात अगर पेट्रोल की कीमत जो है वो $95 पे पहुंच जाए, तो ये कैसे मुमकिन है कि $60 की कीमत पे आपको अब आपको दिया जाए? ये कोई हुकूमत नहीं कर सकती, कोई पार्टी की हुकूमत नहीं कर सकती, इतनी सब्सिडी नहीं दे सकती। आप मुझे बता दें, इस वक्त सबसे ज्यादा जो महंगाई आई है हमारे मुल्क के अंदर, वो किन किन चीजों से आई है? हमारी इंपोर्टेड गुड्स, फूड बिल बढ़ गया है। अच्छा, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह, एक तो महंगाई की कीमत बढ़ गई चीज की, दूसरी डिवैल्यूएशन थी। डिवैल्यूएशन की वजह 3 साल से हम बता रहे हैं, आज फिर दोबारा रिपीट करने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरे ख्याल से अब तक सबको पता चल गया। अगर आप कहेंगी मैं नहीं, मैं वापस आती हूँ आपके पास। आप कह रहे हैं ठीक है एतराफ़ तो है, लेकिन वजह जो है वो शायद यहाँ के इश्यूज़ नहीं है। राना साहब, आप किस तरीके से देखते हैं? हुकूमत कहती है हाँ महंगाई है, हम ये तो नहीं कह रहे कि महंगाई नहीं, हम नहीं कहते कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सारी दुनिया से हम फिर भी बेहतर हैं, इस खत्ते से हम फिर भी बेहतर हैं। तो ये बयानिया आपको इम्प्रेस करता है? आपको लगता है कि वाकई कोरोना के बावजूद भी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी वो बढ़ रही थी, पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म कर रहा था? जी तंजीला, ये बात खुशफहमी में या ख्वाबों की दुनिया में रहने में तो कोई नहीं रोक सकता ना। अभी भी हम कह रहे हैं कि हम सबसे कम महंगा मुल्क है। वो किसी ने कहा था ना कि सीख ली आपने मसीहाई, सीख ली आपने मसीहाई, मरने वालों को मरहबा कहिए। जो क़यामत की घड़ी है वो आपके सामने है। अभी हम कल मीटिंग कर रहे थे, ओगरा वालों को बुलाया हुआ था। मैंने चेयरमैन ओगरा से पूछा, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, अखबारों में भी आया, टीवी पे भी आया, कि जनाब आप ये फरमाइए, आपने 12 रुपये पर लीटर बढ़ा दिया है, ठीक है, लेकिन क्या आपने ये 12 रुपये पर लीटर ख़रीदा है? इसकी आपने पेमेंट की है? क्योंकि ये तो आपने स्टॉक में से दिया है, आपके पास जो अवेलेबल था। रात 11:15 बजे, 11:30 बजे आपने कीमत अनाउंस की और आपने 12 रुपये पर लीटर चार्ज करना शुरू कर दिया। कोई जवाब नहीं था उनके पास। और फिर मैंने उसे पूछा कि आपने गेज किया इसका नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी पे और गुरबा पे और आम चीज़ों पे क्या होगा? कोई आपने एस्टिमेट किया? बिल्कुल नहीं किया। आप अंदाज़ा कर लें, लोग चीख रहे थे कि आप जो है वो ख़रीद रहे हैं, जो है LNG। पिछले ये जो साल गया है जनवरी फरवरी में, जब $4 $5 पे थी नहीं खरीदी। फिर जाके वो 26 28 30 अब 30.5 डॉलर पे ख़रीद रहे हैं। तो कोई देयर हैज़ टू बी मैडनेस। इवन कोई चीज़ तो हो जिसको हम प्लान करके कर सकते हैं, वो नहीं है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये महंगाई कंट्रोल की जा सकती है या ये नीचे आ सकती है। अब ये जहाँ तक चली गई महंगाई और जो मीशत का हाल है राना साहब, जो मीशत का हाल है, इसमें कोई और भी आ जाएगा तो वो क्या जादू की छड़ी उसके पास होगी? मतलब आपकी बात को अगर मैं मान लूं कि हर चीज़ तबाह है। नहीं, इसका मतलब इसका मतलब ये नहीं है किसी तरह कौम को सफ़र करने दिया जाए। आपकी जो है एग्जिस्टेंस जो है उसके लिए प्रॉब्लम होते जा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। फिर हमारा हाल ये है कि जब डेटोनेशन हुई थी 1998 में, तो हमारे कुछ दोस्तियाँ थी, सऊदी अरब ने आपको 2 साल के लिए मुफ्त तेल दिया। अब आपको सऊदी अरब जो है अगर $3 बिलियन कर्ज देता है तो उस पर 4% वो चार्ज करता है और ये भी कहता है कि मैं 72 घंटे में ये वापस ले सकता हूँ। चले, आपका पॉइंट आ गया। मैं ज़रा इमरान याकूब साहब से पूछूँ। इमरान साहब, जो महंगाई का खान साहब ने आज कहा कि हाँ मैं मानता हूँ महंगाई है, मैं ये भी सोचता रहता हूँ आवाम के लिए मैं क्या करूँ। नकवी साहब कहते हैं एहसास प्रोग्राम है, सेहत कार्ड है, नया जो पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी एक स्कीम है, उसमें सस्ते घर हैं, सारा कुछ तो है। और क्या चाहते हैं आप लोग? और महंगाई तो है लेकिन उसकी वजह इंटरनेशनल मार्केट है। आप एग्री करते हैं? अवाम ये बात मानेंगे? एक रातों रात 12 रुपये से ज़ायद का पेट्रोल महंगा हो गया, हर एक चीज़, सब्ज़ी गोश्त, हर एक चीज़ जो है वो 50-100 से ज़ायद महंगी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फिरदौस में नकवी साहब मेरे बुजुर्ग भी हैं, मेरे तो वालिद की उम्र के हैं। मुझे बड़ा डर लगता है
इनसे इख्तलाफ करते हुए, लेकिन बतौर साफ़ी मैं ये समझता हूँ कि फिरदौस नकवी साहब की शायद ये मसाइल नहीं है। उन्हें महंगाई से फ़र्क नहीं पड़ता होगा। चीज़ें जितनी मर्जी महंगी हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए, बिजली महंगी हो जाए, लेकिन मेरे जैसे जो तनख्वाहदार तबका जो है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल, उनको बाहर वाली चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब अगर यहाँ पे 40 दिन ये अभी फरमा रहे थे कि सिर्फ रिजर्व रखने की जगह है, तो वो अवाम का कसूर तो नहीं है, वो तो इन जैसे हुक्मरानों का ही कसूर है, चाहे वो माजी के थे या हाल के। अगर रिजर्व की जगह नहीं बनाई तो अवाम ने तो नहीं थी बनानी, हुक्मरानों ने बनाना थी। असल इमरान में तो साहब, आप गरीब और आप भी लोअर कई मिडिल सालों क्लास। से ये आप भी कई सालों से ये सुन रहे होंगे, और इस हुकूमत में ये ज़्यादा, पिछली हुकूमतों में भी था कि ये माजी की गलतियां हैं। अब वो सारा का सारा मलबा डिक्टेटरशिप पे डालते थे कि हमारा निज़ाम मजबूत नहीं हुआ। आपकी हुकूमत माजी की सियासी हुकूमतों पे ज़्यादा जिम्मेदारी डालती है। ये आगे बढ़ने के लिए क्या करें? ये पीछे देखते रहेंगे? क्या करना चाहिए? नहीं, तंजीला गुजारिश ये है कि माजी की गलतियां जो हैं उनको किसी ने दूर भी तो करना है ना। ये सिर्फ हमने यही कहना कि माजी की हुकूमत ने ये कर दिया, माजी के हुक्मरानों ने ऐसे कर दिया। आज वजीर आजम इमरान खान साहब की जो तकरीर थी, अगर आपने वो सुनी हो, तो उस तकरीर में उन्होंने कहा कि जी मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने जो मियां नवाज शरीफ को लंदन जाने दिया। यानी आज उन्होंने इतराफ कर दिया कि उन्होंने भेजा था। तो आप क्यों उस वक्त सबके किसी के दबाव में आए, प्रेशर में आए? आप तो नारा लगाते थे, आप तो आज भी कहते हैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। तो अगर आपने भेजा था तो क्या एनआरओ दे के भेजा था? इसी तरह इन्होंने कहा था मैं लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा, वापस तो नहीं ला सके। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हुक्मरान जब अपोजिशन में होते हैं तो उनकी बातें कुछ अलग होती हैं, जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं उनकी बातें अलग हो जाती हैं। अवाम को, गरीब आदमी को अगर आप पूछेंगे तो वो, अगर आप पूछें दो और दो कितने होते हैं, तो वो कहेगा 4 रोटियां। जिसका आटा जिसको महंगा मिल रहा है, चीनी जिसको महंगी मिल रही है, बिजली जिसको महंगी मिल रही है, और हर 4 महीने के बाद आप बिजली के रेट बढ़ा देते हैं। तो उस पेट्रोल आपने बड़ी मेहरबानी की, आपने नहीं बढ़ाया। अभी ये कह रहे थे कि जनाब आलमी सतह पे हुई, तो आपको याद होगा कि आलमी सतह पे इससे भी महंगा हुआ था पेट्रोल, लेकिन उस वक्त पेट्रोल पाकिस्तान में 160 रुपए फी लीटर के करीब नहीं था गया। तो ये चीजें सारी जो है ना, वो इसी तरह से हैं। हुक्मरान, अल्लाह करे हमारे हुक्मरान जो भी हों, किसी भी पार्टी से हों, जब तक वो हवास से निकल के अवाम तक नहीं हुक्मरानी उनको पहुंचेगी, एहसास नहीं मसाइल होगा। होते बिल्कुल ठीक है। होते नजर एक नहीं एक आते। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये महंगाई का सिनेरियो तो ज़ाहिर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पॉलिटिकल सिनेरियो भी वो तब्दीली कितनी ख़तरनाक हो सकती है हुकूमत के लिए, है कुछ या नहीं है, सिर्फ बातें हैं। ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं जी। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब राना साहब, जो इस वक्त सियासी सिनेरियो बन रहा है उसमें आपकी जमात सबसे ज़्यादा पुरएतमाद है। पहले आप अदम एतमाद के लिए मानते नहीं थे, आप कहते थे यहाँ अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती, माजी में हमने ये सारा जायका चखा है। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इतनी पुरएतमाद हो गई है? देखें जी, अभी जो बात मलिक साहब भी कर रहे थे, गुर्बत की और अफलास की और तकालीफ की और महंगाई की लोगों की नींदें हराम हो गई हैं, ये एक प्रेशर आ गया है ऑल ओवर ही, सबके ऊपर ये प्रेशर है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर भी है, अपोजिशन के ऊपर भी है। और चूँकि क्रेडेंशियल जो हैं बहुत कमज़ोर हो हैं हुकूमत वक्त के, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि कल तक ये यहाँ से हम गंदम एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब 1,40,000 टन हम इम्पोर्ट करते हैं। क्या हो गया? ये फूड बास्केट है। चीनी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या हो गया? यानी जैसे अभी मलिक साहब कह रहे थे कि कहीं कुछ ना कुछ तो किया होता, इसलिए ये सारी वजूहात इकट्ठी हो गई हैं। अब कोई भी सपोर्ट करे इस हुकूमत को, अवामुन नास कन्विंस नहीं होंगे, क्योंकि ये जो तकलीफ़ का पहिया चल चुका है, ये वापस आना मुझे मुमकिन नज़र नहीं। मैं फिरदौस मीर नकवी साहब आपकी तरफ आती हूँ। राना साहब भी कह रहे हैं, इमरान याकूब साहब भी कह रहे हैं कि हालात आम आदमी के बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। आप जो मर्ज़ी कहते रहें, एहसास प्रोग्राम का नाम लें, हेल्थ कार्ड का कहें, लेकिन अब शायद ये अपोजिशन को
जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है, आपको भी लगता है ये वाकई महंगाई और आवाम की हालत की वजह से मिल रहा है या कुछ और हो गया? जो वन पेज था आपके पास शायद वो नहीं रहा। मेरे ख्याल से इनकी जो जद्दोजहद है वो अपनी जान बचाने की है, अपनी दौलत बचाने। वो अपनी सपोर्ट बेस को इंटैक्ट रखने के लिए पिछले 3 साल से बाकायदा इनकी बात है ये हुकूमत जाने वाली। आज ये कि कौमों के सामने महंगाई, इस वक्त आप तुर्की की मिसाल ले लीजिए। दुकान को कितने साल हो गए और इस वक्त वहाँ इन्फ्लेशन जो है वो हाई 30% में है, हाई 30%। और पिछले 3 साल से डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्योंकि अर्दोगान खुद हुकूमत में, कौमें अपनी लीडरशिप को चुनती हैं किसी और बुनियाद पे। अगर आपको पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल देखना है तो आज बड़े वाज़ेह अल्फाज में खान साहब ने कहा ना कि माशरे में इंसाफ होना चाहिए, माशरे में करप्शन नहीं होनी चाहिए, माशरे में लोगों को इस बात की तमीज़ होनी चाहिए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आप किसी चोर डाकू को बिठा देंगे हुकूमत पे तो आप क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके हालात अच्छे हो जाएंगे? आपकी बातें सर आंखों पे, लेकिन इमरान याकूब साहब, ये बयानिया अब आपको लगता है कि पीटीआई वाकई जो क्लेम कर रही है कि हम अगली हुकूमत भी ले लेंगे और ये दूसरों को चोर डाकू कह के और करप्शन के खिलाफ जो नारा था, क्योंकि अब वो सिर्फ नारा तो नहीं था ना, अब तो 4 साल लोगों ने देख लिया कि आपने उसमें परफॉर्म क्या किया, आपने साबित क्या किया है, चलेगा ये नारा दोबारा? रोशनी नकवी साहब 100% ठीक कह रहे थे कि वाकई ही किसी भी मुल्क में, किसी भी माशरे में इंसाफ होना चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, करप्ट लोगों को हुक्मरान नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं फिरदौस बिन नकवी साहब से ये पूछने की जरूर जसारत करूंगा, ये अपने दिल पे हाथ रख के कह दें कि क्या पीटीआई के जो इस वक्त हुक्मरान हैं, जो वुज़रा हैं, जो मशीर हैं, जो मावनीन खसूसी हैं, वो सब के सब ईमानदार हैं। अगर ये सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख के कह दें तो फिर भी मैं इनकी बात को तस्लीम कर लूंगा। क्या इन 3.5-4 सालों में पीटीआई की हुकूमत ने माशरे में से करप्शन खत्म कर दी है? फिर भी ये दिल पे हाथ रख के कह दें तो मैं मान जाऊंगा। गुजारिश ये है कि अगर आप 3.25-4 साल में ये 2 काम ही नहीं कर सके, आप तो आए ही इंसाफ का नाम लेके थे, आपका तो मंशूर ही ये था कि माशरे में इंसाफ होगा, किसी से ज्यादती नहीं होगी। आप तो कहते थे कि जब माशरे में महंगाई बढ़ जाए तो समझ लो कि हुक्मरान चोर हैं। तो अब फिर हम क्या समझे? हम तो आपकी बातों से मतलब बहस करना चाहते हैं, हम तो अपने कोई मतलब निकालना ही नहीं चाहते। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जो हुकूमत का दुश्मन है वो हुकूमत की अपनी कारकर्दगी है। अपोजिशन अगर किसी काबिल होती तो शायद हुकूमत इतनी देर कायम ही ना रहती। लेकिन इमरान साहब, जो अभी एतमाद है इमरान साहब, जो अदम एतमाद को लेके बिलखुसूस नून लीग में और मियां नवाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत ही कन्विंस्ड हैं कि अदम एतमाद होगी और कामयाब होगी। इस एतमाद के पीछे क्या है? इस एतमाद के पीछे भी इनकी बैड परफॉर्मेंस है। ये समझते हैं कि अपोजिशन ये समझती है कि हुकूमत को जो सपोर्ट हासिल थी वो बैड परफॉर्मेंस की वजह से अब नहीं रही, लिहाजा वो सपोर्ट नहीं रही तो अब इन्हें मौका मिल गया और ये इसमें कामयाब हो सकते हैं। आप बड़े सहाफी हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं सहाफी तो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता है ना, गैब का इल्म तो नहीं है ना, मैं नजूमी हूँ ना पीर हूँ कि मैं गैब के इल्म से बचा दूं कि चांद की आपको लगता है कोई इशारे, लोग कहते हैं ना अब इशारे नजर आते हैं जी कि वो सपोर्ट खत्म हो गया, वो वन पेज एग्जिस्ट अब नहीं करता या करता है? आपकी राय क्या है? मैं आपसे एक बात जरूर कहता हूँ, आप नोट कर दें कि जिस दिन वो इशारा नहीं रहेगा उस दिन MQM, बाब, काफ लीग, तीनों इत्तेहादी जो हैं, GDA, ये सब अपोजिशन के साथ शामिल हो जाएंगे। जिस दिन इनमें से किसी एक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हम अपोजिशन के साथ हैं तो समझ लें इशारा हो गया। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बड़ी अहम बात कर रहे हैं इमरान साहब, कह रहे हैं जी कि इत्तेहादी जो कभी कभी अभी नाराज़ होते हैं फिर वो रूठने मना भी चल रहा है, ये किसी दिन फ्लॉप सीन होगा और क्लाइमेक्स की तरफ चल पड़ेंगे हम। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और फिरदौस मीम नकवी साहब, इमरान साहब कह रहे हैं कि आप इत्तेहादियों के ऊपर तो बेशक वो आपसे कहते रहें, चाहे मुनसिलाई कहें चाहे कोई भी कहे कि आप घबराएं नहीं, लेकिन वन पेज जो है वो आपकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से अब आपके साथ नहीं है। तासुर ये है, अपोजिशन को भी ये यकीन हो चला है, और जो तज्जियाकार हैं, जो सियासी हालात पे गहरी निगाह रखते हैं, उन लोगों का भी तज्जिया यही है। देखिए, पहले इसका जवाब दे दीजिए, पहले इमरान याकूब साहब, इतना सादा लॉ तो आप है नहीं। इस मुल्क के अंदर जब नैब का प्रोसिक्यूटर आके एवनफील्ड जैसे केस के ऊपर उससे जब जज पूछे कि इसकी कीमत कितनी है, वो उसका जवाब ना दे, वो आप इल्जाम हुकूमत को देंगे या नैब को देंगे? आप जुडिशरी का हाल तो देखें, किस किस किस्म के फैसले दिए हैं। क्या मैं बैठ के इस प्रोग्राम पे गिनाने शुरू करूं इस 4 साल, जिस साल की माफिया है ये वो है। नवाज शरीफ को उस वक्त चुना गया था जनरल जिलानी के, तो उस वक्त 1984 से लेके कितने साल हो गए? 46 साल। ये इसमें से 18 को कम कर दिए, 3 साल, 43 साल इन्होंने लोगों को अपॉइंट किया। अब तो बाप की जगह बेटा आ चुका है। खान साहब को ये पता नहीं थी बातें, वो कहते थे मैं 90 दिन में खत्म कर दूंगा करप्शन। हम अपनी जगह कायम है करप्शन के ऊपर, हम आज भी कह है, और आप देखें दिल पे हाथ रख कर कह रहा हूं, मेरा लीडर वो है जिसका एक एक पैसा पाकिस्तान में। मेरे लीडर पे आज तक अभी तक कोई 3 साल 3.5 साल में करप्शन का केस नहीं है। गलतियां आप पॉइंट आउट करते, करप्शन नहीं पॉइंट आउट। बात ये है, ये बात आप एक मिनट, ये बात आप अपने दिल पे हाथ रख के कह के आसिफ जरदारी करप्ट नहीं है। हम सियासी पार्टियों के लोग तो नहीं है। बात सारी ये है, जब आप ये मुझसे कहते हैं कि दिल पे हाथ रख के कहो, मैं ये बात नहीं कहता कि मेरे पार्टी में 100% लोग ईमानदार हैं। मैं अपने लिए कह सकता हूँ दिल पे हाथ रख के मैं ईमानदार, मैं अपने लीडर के लिए कह सकता हूँ कि वो ईमानदार। ठीक है, आपको चैलेंज देता हूँ कि साबित कर दे कि मैंने कभी कोई बेईमानी। इमरान याकूब साहब, ये बात तो बड़ी अच्छी कह रहे हैं फिरदौस मीम नकवी साहब। मुझे नहीं पता कि पार्टी इनकी ये समझती है नहीं, लेकिन अदम एतमाद के कामयाब होने के इम्कानात आपको कितने लगते हैं? क्योंकि माजी में कई बार अदम एतमाद हुआ, और अभी इस बार जो तरमीमी एक्ट था स्टेट बैंक वाला, उस वक्त किसी ने कहा जी जो कॉल करते हैं, उन्होंने कहा ये आखिरी कॉल है, इसके बाद ऐसी कॉल नहीं आएगी। तंजीला, बात यह है कि आज वजीर आजम का जो लहजा था मंडी बहाउद्दीन के जलसे में, वो ये साबित करता है, वो चीख चीख के कह रहा है कि कहीं पे कुछ परेशानी जरूर है, और ये फ्रस्ट्रेशन आपको आज उनकी तकरीर में नजर भी आई। उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, उनकी तकरीर सुने, वो आज वजीर आजम की तकरीर नहीं थी, वो एक कंटेनर पे खड़े अपोजिशन लीडर की तकरीर थी, जो वो 2018 के इलेक्शन से पहले कंटेनर पे खड़े होकर तकरीरें किया करते थे। ये वो वाली तकरीर थी, ये चीख चीख के आपको बता रही है कि क्या मामला है। मैं ये नहीं कहता, मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि कोई भी हुकूमत बने, बिल्कुल फिरदौस मीम नकवी साहब ने ठीक कहा, उसको 5 साल पूरे करने देने चाहिए। 5 साल आप करें और फिर वोट की ताकत से उसको कामयाब बनाए या नाकाम बनाए, कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन फिरदौस मीम नकवी साहब से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मान लिया आपके लीडर मेरे हरदिल अजीज कप्तान बिल्कुल ईमानदार है, वो करप्ट नहीं है, लेकिन उनकी टीम में अगर सारे करप्ट हैं, और वो कैसा अच्छा कप्तान है कि टीम में करप्ट लोगों को निकाल के बाहर ही नहीं कर सकता। टीम में वो तो 90 दिन में करप्शन का खत्म करने का नारा लेके आए थे, लेकिन अगर उनकी नाक के नीचे करप्शन होती रही, स्कैंडल उनके वुजरा के आते रहे, तो फिर भी अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर मुझे बताएं मैं इस पे क्या कहूँ। क्या खुद बंदा ईमानदार हो और उसकी टीम के लोग करप्शन करें या उन पे करप्शन के इल्जामात हों, तो उनकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? क्या आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, इन सारी चीजों में इनके जो लोगों के नाम आए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? बिल्कुल नहीं हुई। तो बात ये, या तो फिर आप ये कह दें कि इस हमाम में सारे नंगे हैं, जो पिछली हुकूमतें करती थी वही इस हुकूमत ने कर दिया, तो मैं मान लूंगा कि हमारी किस्मत। मुझे इमरान साहब ब्रीफली मुझे अगर आप दोनों जो है वो बल्कि तीनों ये बता देंगे, अगर ये नाकाम हो जाती है अदम एतमाद, इमरान साहब अपोजिशन के पास क्या ऑप्शन होंगे?
देखिए अगर ये नाकाम होती है तो अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा धचका होगा और इमरान खान इससे मजबूत होंगे। फिरदौस शमी नकवी साहब, कोई आपको इम्कानात नजर देखिए, आते हैं कि वाकई को अदम, क्योंकि आपकी अव्वल तो जमात तो कहती है मुझे अदम एतमाद इस आएगी नहीं। सवाल का, मुझे नाकाम तो होना ही होना है। और ये जो उन्होंने खेल रहे हैं वो खेल ले, और उसका नुकसान उन्हें होगा। वहां तक इमरान याकूब साहब ने कहा, इमरान साहब आप एक सीनियर जर्नलिस्ट, प्लीज अपने अल्फाज एहतियात से जो सारे लोग, मैंने सब नहीं कहा, मैंने कहा नहीं उनमें आपने कहा, शामिल। आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आपने अच्छा। कहा आप विड्रॉ करें मुझे काफी है, सारे लोग। हम्म। दूसरी चीज, हमारे पास कौन सा वो जादू का चिराग था जिसके जरिए हमने ये कहा हम 90 दिन में करप्शन खत्म करें, वो भी सुन लो। अगर आज मैं एक वजीर आजम पाकिस्तान को कन्विक्ट करवा दूं करप्शन पे, फिर मैं देखता हूँ इस मुल्क के अंदर कितने लोगों की हिम्मत है कि वो बेईमानी करें। ठीक हो गया जी। जब उनको पता है कि कन्विक्शन तो होनी नहीं, चोर रास्ता मौजूद है, वो जाफरी साहब का शेर है, वो चले गए राना मकबूल, रिश्वत दे के फंस गया है, रिश्वत लेके फंस गया है, रिश्वत दे के छूट जा। ये जो सूरत हाल जिस मुल्क में हो कि एक कन्विक्शन नहीं हो रही, हमारे दौर में नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा था पेट से फाड़ के दिखा दूंगा, गलियों में घसीटूंगा, उन्हीं ने कोई कन्विक्शन कराई? सही। आप किसी एक नॉन पॉलिटिकल लीडर जो मिनिस्टर रहा हो उसको करप्शन के ऊपर कन्विक्शन हुई हो इस मुल्क में सिंस 1970, जब से जमहूरियत का दोबारा आगाज हुआ है, आफ्टर द एंड ऑफ याहिया एरा? बता दीजिए किसी जनरल की हुई? आपको लगता है अदम ऐसे एतमाद भी जो हम है वो करते रहे कि जो अवाम मर्जी। नास के कन्विंस होने से अदम एतमाद कामयाब होती है पाकिस्तान में, या हो सकती है? आपको लगता है राना जी साहब? बिल्कुल। अब बात यह है कि फाइनली तंजीला अवाम की अनॉयंस जो है कोई तक अभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कितना चाहे पावरफुल हो। फाइनली अवाम उन्नास की विल जो है, बावजूद कि वो गरीब हैं और अफलास ज़दा हैं, वही काउंट करती है। इसमें दोनों महीनों 1-2 साल लग सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब जितना वक्त गुजरना था गुजर गया, साल गुजर गए, महीने गुजर गए। इसलिए मैं समझता हूँ इसके अलावा कोई हल भी नहीं है। और हल अगर नहीं होगा आप लोगों कोई, की अदम तो एतमाद chaos और नाकाम हो बढ़ेगा। गई तो फिर आप लोग वो वाला जो नुकसान है अपोजिशन का सियासी, उसके लिए भी आप लोग सोचते हैं कि क्या करेंगे आप लोग? देखें जी तंजीला, आप स्ट्रगल तो करने चाहिए ना। फर्ज माल अगर नाकाम हो गई तो फिर उसके अपने इम्प्लीकेशंस हैं। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जो हर चीज़ कामयाब होती है उसमें मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा चांसेस बहुत कम हैं इसके नाकाम होने के, क्योंकि उसके बाद तो इलेक्शन कॉल कर दिए जाएंगे। तो अब बेसिकली ऑब्जेक्टिव शायद अदम एतमाद नहीं है, इलेक्शंस हैं। क्योंकि या तो गवर्नमेंट खुद अनाउंस कर दे इलेक्शंस, बात ख़त्म हो जाए, तो जिसकी जीत हो, जिसको अवाम चाहे वो उसको दे दें वोट और नई हुकूमत बन जाए। नई हुकूमत शायद कोई फ्रेश आइडिया से और फ्रेश इंटेंशन से आए और इस तरह ना करे जिस तरह किया गया है, जिस तरह हमने सरेंडर किया है IMF के ठीक है, सामने, आप कह रहे हैं कि जिस तरह नए हमने इलेक्शन हैं, स्टेट ठीक बैंक है, को हवाले किया है। बिल्कुल जी, ठीक है, नया ऑब्जेक्टिव इज द न्यू इलेक्शन, और उसका हल कोई नहीं है। सही। आपको याद होगा कि जापान में 6-6 महीने जो है वो गवर्नमेंट रही। इंग्लैंड में कई साल जो है गवर्नमेंट 7-8 महीने बाद बदल जाती थी, जो डिलीवर नहीं कर सकते थे। ये तो 3.25 साल हो गए हैं और लोगों का जो हशर हो गया वो आपके सामने है, कोई इसे ठीक छुपा है, नहीं थैंक यू सकता। राना साहब, थैंक यू। ये अब फिगर से वो कहते हैं, ये तो आपने नकवी साहब को शेर भी सुन लेते हैं कभी कभी कि जब कभी भूख की शिद्दत का गिला करता हूँ तो अकीदों के खिलौने मुझे ला देते हो। जब कभी भूख की शिद्दत का गिला करता हूँ तो अकीदों के खिलौने मुझे ला देते हो। ये खिलौने से अब नहीं बहलेगा कोई, ठीक हो क्योंकि गया। तकलीफ और दर्द और दुख इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। इमरान कि मैं याकूब कह साहब, रहा फिरदौस हूं ना, शमी नकवी उनसे साहब जानी और राना मकबूल साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। जो बयानिया है करप्शन के ख़िलाफ़, ये अपनी जगह पर है, फिरदौस शमी नकवी साहब कह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस्लाहात करनी थी, इस निज़ाम को बेहतर करना था, नैब को ठीक करना था, नैब के कानून को ठीक करना था। तो हुकूमत के लिए जो डूज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा मज़ीद हैं, जो उन्होंने करने थे नहीं कर पाए। क्या थोड़े से वक्त में जो रह गया कर पाएंगे या नहीं, ये सवाल है। इस पर फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।